नमस्कार साथियों, लेटेस्ट क्रैक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किसे ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है लहसुन। लहसुन है जो वो भरपूर मात्रा में हमें खाना चाहिए क्योंकि उसमें सल्फर, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। दोस्तों, लहसुन में एसिलिन नामक कंपाउंड होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो दोस्तों इसमें सबसे अच्छा उत्तम जो आपका ऑप्शन होगा वो लहसुन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप अगर ऑप्शन में दाल आता है तो दोस्तों दाल भी आपका ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सही होगा। या तो ऑप्शन में लहसुन होगा या फिर दाल होगा, तो दोनों में से जो भी आपको मिलेगा वो आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा की सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सहायक नदी है सुवर्ण रेखा। चलिए अगला प्रश्न, झीलों का देश किसे कहा गया है? तो दोस्तों झीलों का देश है फिनलैंड। स्तनधारियों की लार में कौन सा एंजाइम होता है? हमारा अगला प्रश्न है, जो स्तनधारी होते हैं उनके लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो दोस्तों टाइलिन है जो वो स्तनधारियों की लार में होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो दोस्तों केसर का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। चलिए अगला प्रश्न है, निर्जलीकरण के समय शरीर में क्या कम हो जाता है? दोस्तों बहुत प्रश्न पूछा जाता है ये सब कि निर्जलीकरण जो होता है, मतलब कि जैसे आपको दस्त लग गया है तो आप उस समय जो शरीर में जो कम हो जाता है वो क्या होता है, किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो वो होता है सोडियम क्लोराइड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर की रानी किसे कहते हैं? दोस्तों अरब सागर है जो उसकी रानी कौन है? तो कोचिन है। कौन है दोस्तों? कोचिन, बिल्कुल सही ऑप्शन है ये। चलिए अगला देखते हैं, एंडोस्कोपी किस पर आधारित होती है? दोस्तों जो एंडोस्कोपी होती है आप सभी लोग जानते होंगे एंडोस्कोपी क्या होती है। एक कैमरा होता है, उसको एक पाइप के द्वारा, मतलब किसी की सहायता, तार की सहायता से, किसी की सहायता से उसे मुंह के अंदर से ले जाकर पेट में डाला जाता है और देखा जाता है कि आपके पेट में क्या है, मतलब क्या गड़बड़ी है, क्या चीज़ है। उसी को हम एंडोस्कोपी कहते हैं। और ये किस पर आधारित होता है, मतलब जो ये कार्य करता है ये कार्य किस पर आधारित होता है ये बताना है आपको। तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के मतलब पर आधारित होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे गहरा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, एलपीजी का रिसाव किसके कारण पता चलता है? दोस्तों जब घर में गैस मतलब फ्लो कर रही होती है, मतलब निकल गई होती है, फैली होती है, तो वो हमें बदबू से पता चलता है कि वो बदबू आती है गैस की, जो सिलेंडर से जो निकलती है, तो उसमें जो बदबू आती है वो बदबू हमें आती है मार्केप्टन के द्वारा। तो जो एलपीजी का रिसाव होता है वो मार्केप्टन के द्वारा ही हमें पता चलता है। उसमें एक मार्केप्टन होता है जिससे हमें बदबू, मतलब उसका एहसास होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हमारे घर में गैस है जो वो उसका रिसाव हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्टेन रेटिंग किसके लिए की जाती है? तो ऑक्टेन रेटिंग है दोस्तों, जो ये ऑक्टेन रेटिंग ये की जाती है ईंधन के विस्फोटक गुण के लिए। किसके लिए की जाती है? जो ईंधन है उसके विस्फोटक गुण के लिए, कि मतलब जो ये ईंधन है वो, मतलब इसका विस्फोटक कितने अच्छे प्रभाव वाला है, मतलब कम गुणवत्ता का है कि ज़्यादा गुणवत्ता का है, उसके लिए ऑक्टेन रेटिंग की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? दोस्तों ये बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन कि चावल को जब पॉलिश किया जाता है तो कौन सा ऐसा विटामिन है जो नष्ट हो जाता है? तो वो होता है थायमिन। चलिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे गर्म स्थान जो है वो है जैसलमेर। अगला प्रश्न है, सिल्वर कॉर्प किसकी किस्म है? दोस्तों बहुत सारी किस्में भी पूछी जाती हैं कि ये किसकी किस्म है, वो किसकी किस्म है। तो सिल्वर कॉर्प पूछा गया है कि किसकी किस्म है, तो दोस्तों ये है मछली की किस्म। आप इससे मतलब ध्यान रख सकते हैं कि मछली जो होती है वो, बहुत सारी मछलियाँ होती हैं जो दूर से देखेंगे उसको तो चमकीली चमकीली सी मछलियाँ होती हैं, है ना, चमकती हैं दूर से, तो इस वजह से आप उसको याद कर सकते हैं सिल्वर कॉर्प। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पर्यावरण अध्ययन में किस विधि का प्रयोग प्रभावशाली होता है? जो पर्यावरण अध्ययन किया जाता है उसमें कौन सी विधि है जो प्रभावशाली होती है? तो दोस्तों उसमें निरीक्षण विधि है वो जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है।
अगला प्रश्न है एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है। दोस्तों एलिसा टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट भी पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में, तो एलिसा टेस्ट है वो किससे संबंधित है। दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स के लिए, और दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। चलिए अगला प्रश्न है छोटी माता किसके कारण होता है। तो दोस्तों जो छोटी माता होता है वो होता है विषाणु के कारण। अगला प्रश्न है वर्ण आंध, जो वर्ण आंध मतलब जो वर्ण मतलब कि रंगों को मतलब देखने में जो लोग अक्षम होते हैं उनको वर्णांध कहते हैं। ऐसे रोगी को किन रंगों की पहचान करने में दिक्कत होती है, ये पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग याद कर लीजिए कि जो वर्णांध रोगी होते हैं उनको लाल और हरा दो ही रंग हैं जो उनको नहीं दिखाई देते हैं, उनको पहचानने में दिक्कत होती है, लाल और हरा। चलिए अगला प्रश्न है ओडोंटोग्राफी क्या है। ओडोंटोग्राफी है दोस्तों दांतों का अध्ययन, दांतों का अध्ययन करना ओडोंटोग्राफी है। दोस्तों इस तरह से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मतलब दांतों के अध्ययन को क्या कहते हैं, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसे अध्ययन में आती हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है वो है एल्बास्ट्रॉस, ये समुद्री पक्षी है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे छोटा पक्षी आप सभी लोग जानते होंगे हमिंग बर्ड है। चलिए अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। उत्तरी ध्रुव पर जो सबसे पहले पहुंचा था वह व्यक्ति कौन है, तो वो है रॉबर्ट पियरे। चलिए अगला प्रश्न दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है, तो दोस्तों वो है एंडमसेन। चलिए अगला प्रश्न है जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। दोस्तों ग्रहों से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप मतलब कई सारे पेपर होते हैं, कई सारे एग्जाम्स होते हैं, सभी एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं कि जीवाश्म ग्रह किसे कहते हैं। तो जीवाश्म ग्रह कहते हैं चंद्रमा को। चलिए अगला प्रश्न है चंद्र ग्रहण है वो किस दिन लगता है। तो दोस्तों जब भी चंद्र ग्रहण लगता है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है जैव मंडल के जैविक घटक हैं, तो कौन से हैं जैविक घटक वो बताना है। देखिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न पारितंत्र का प्रमुख कार्य क्या है। जो पारितंत्र होता है उसका प्रमुख कार्य क्या होता है। तो दोस्तों पारितंत्र का प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा का प्रवाह करना। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत क्या है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ऊर्जा का जो प्राकृतिक स्रोत है, जो मतलब भगवान के द्वारा, जो प्रकृति के द्वारा हमें मिला हुआ है, वो है सूर्य। चलिए अगला प्रश्न है अनिद्रा से ग्रस्त जो रोगी होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि का एकमात्र कारण क्या है। मतलब कि बहुत से रोगी ऐसे होते हैं जिनको निद्रा ही नहीं आती, जो रात दिन सोते ही नहीं हैं, उनको अनिद्रा से ग्रस्त रोगी कहते हैं। ऐसे रोगी का जो वृद्धि हो रही है वो उसका एकमात्र कारण बताना है। तो दोस्तों जो शोर होता है, जो शोर का प्रदूषण होता है, मतलब ध्वनि प्रदूषण जो होता है, वही इसका आंसर है। तो शोर प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण है, उसके द्वारा अनिद्रा से ग्रसित लोग हैं जो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। अगला प्रश्न है शोर या आवाज मापने की इकाई क्या है। तो दोस्तों डेसिबल है। चलिए अगला प्रश्न लाल ग्रह किसे कहते हैं। लाल ग्रह दोस्तों आप सबने पढ़ा होगा, लाल ग्रह जो वो मंगल ग्रह को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न मंगल ग्रह का रंग लाल किसके कारण होता है दोस्तों। तो दोस्तों आयरन ऑक्साइड जो होता है उसके कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। चलिए अगला प्रश्न वायु में मुख्य रूप से कौन सी गैस उपस्थित होती है। तो दोस्तों वायु में मुख्य रूप से नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस उपस्थित होती है। अगला प्रश्न वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस का प्रतिशत कितना है। तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत है। देखिए नाइट्रोजन लगभग 78% है और ऑक्सीजन जो है वो 21% है। चलिए अगला प्रश्न है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु हैं उनका नाम है राइजोबियम। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है फोबोस ऑफ डिमोस। यहाँ पे दोस्तों फोबोस और डिमोस होगा, ये उपग्रह हैं, तो किसके उपग्रह हैं ये बताना है। तो ये हैं चंद्रमा के उपग्रह। चलिए अगला प्रश्न
पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से कौन सी गैस निकलती है? तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। जो पेट्रोल और डीजल जो ईंधन होते हैं उसके अपूर्ण दहन से, मतलब कि जो पूरा नहीं जलता है, पूरी तरह से नहीं जलता है, अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है संगमरमर के संक्षारण का क्या कारण है? जो संगमरमर है उसके संक्षारण मतलब कि उसका जो मतलब उसमें जो क्षति हो रही है उस क्षति का क्या कारण है? तो उसका है अम्लीय वर्षा। दोस्तों एक प्रश्न आता है जैसे कि ताजमहल का जो संगमरमर है उसका रंग पीला क्यों हो जाता है ना? तो उसका ऑप्शन होता है जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है उसी में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, जो वर्षा होने पर सल्फर डाइऑक्साइड है जो वो ताजमहल पर जाता है और फिर उसको येलो कर देता है। तो इसका अम्लीय वर्षा उसी को कहते हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो संगमरमर के संक्षारण का कारण क्या है? अम्लीय वर्षा है। चलिए अगला प्रश्न है वृक्ष पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। प्रति वर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा कई पेड़ उगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं और यह अवसर क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह अवसर है जो वन महोत्सव कहलाता है। दोस्तों जो वन महोत्सव है ये भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला महोत्सव है। इसका जो अर्थ है, मतलब वन महोत्सव का जो अर्थ है वो है पेड़ों का त्योहार। यह 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाया जाता है और दोस्तों इसकी शुरुआत है जो वो कन्हैया लाल मानिका लाल मुंशी ने की थी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण का पता जल में घुली हुई कौन सी गैस से लगाया जाता है? मतलब कि जो जल का जो प्रदूषण है, मतलब कितना प्रदूषित है जल, इसका पता कैसे लगाया जाता है? तो दोस्तों जो उसमें घुली हुई गैस होती है यानी कि ऑक्सीजन को देखा जाता है कि इसमें कितनी ऑक्सीजन है। अगर ज़्यादा ऑक्सीजन है तो वो मतलब शुद्ध होती है, जितना मतलब कम ऑक्सीजन होगी उतना ही वो अशुद्ध जल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पेयजल वह जल है जो है क्या है? जो शुद्ध और पीने योग्य है। दोस्तों पिछली बार 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था, टेट में आया था कि पेयजल वह जल है जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें से दोस्तों जैसे शुद्ध और जो पीने योग्य होता है वही ऑप्शन सही था, उसी को मतलब सरकार ने सही माना था। बाकी जो है वो सारे गलत माने गए थे। जैसे झील से प्राप्त होता है, नदी से प्राप्त होता है, समुद्र से प्राप्त होता है, ये फिल्टर किया हुआ या फिर बिस्लरी वाला जो ऑप्शन आया था वो सब गलत थे। वहाँ पर सिर्फ शुद्ध और पीने योग्य जो जल था वही पेय योग्य जल माना गया था, पेयजल माना गया था। चलिए अगला प्रश्न है भूकंप का अध्ययन करने वाला विज्ञान है जो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन मार्क गलती से लग गया है, उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र क्या है? तो दोस्तों वह है सिस्मोग्राफ। चलिए अगला प्रश्न, सिस्मोग्राफ की खोज किसने की थी? दोस्तों तो सिस्मोग्राफ की खोज की थी जॉन मिल्ने ने। चलिए अगला प्रश्न, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? तो वह है रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल भी बोल सकते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न, रिक्टर पैमाने की खोज किसने की थी? तो रिक्टर पैमाने की खोज की थी चार्ल्स एफ रिक्टर ने। अगला प्रश्न, पृथ्वी कल के नीचे दबे हुए द्रविड़ शैल को क्या कहा जाता है? सॉरी यहाँ पे तल होगा दोस्तों, तल। जो पृथ्वी का तल है उसके नीचे दबे हुए जो द्रविड़ शैल हैं उनको शैलों को क्या कहा जाता है? तो उन शैलों को कहा जाता है मैग्मा। क्या कहा जाता है? मैग्मा। चलिए अगला प्रश्न है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? संसार का पूछा गया है दोस्तों। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वह है किलामू। अगला प्रश्न है किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो दोस्तों ये है स्ट्रोम्बोली। दोस्तों स्ट्रोम्बोली जो है यह है सक्रिय ज्वालामुखी है जो इटली के सिसिली के, मतलब कि सिसिली, इटली में एक सिसिली है, जगह है सिसिली के जो उत्तर में लिपरी द्वीप है उस पर स्थित है। यह ज्वालामुखी इटली में स्थित है, समझ लीजिए।
चलिए अगला प्रश्न है विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। अब इस पे पूछा गया है क्वेश्चन, सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी बताना है, तो वह है ओजस डेल सलाडो। ये एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है अग्निवलय किसे कहते हैं। तो दोस्तों अग्निवलय है जो वो प्रशांत महासागर को कहते हैं। किसको कहते हैं? प्रशांत महासागर को। दोस्तों यह विश्व के लगभग 2/3 ज्वालामुखी प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं और जिनको अग्निवलय या फिर अग्निवृत्त या फिर ज्वालावृत्त भी कहते हैं। और जो अग्निवलय होते हैं दोस्तों ये 5 प्लेटों से सम्मिलित होकर बनता है, मतलब उसके जो भाग होते हैं 5 प्लेटों के होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न देखिए भारत में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो भारत में है वो है बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलिए अगला प्रश्न देखिए किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। आपसे पूछा गया जो किलिमंजारो है ये शांत ज्वालामुखी भी है और ये कहाँ पर है, तो ये है तंजानिया में। चलिए अगला प्रश्न प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। तो दोस्तों जो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व है वो ज्वालामुखी को कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर लंबे समय साथ रहकर विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है। तो वह दोस्तों यहाँ पर शांत होगा। क्या होगा? शांत। मतलब लंबे समय तक ज्वालामुखी ऐसा होता है जो मतलब बहुत लंबे समय तक वो शांत रहता है, बिल्कुल भी फूटता नहीं है। ऐसा ज्वालामुखी जो बहुत समय तक शांत रहता है लेकिन फिर वह ज्वालामुखी है वो विस्फोट हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, देखिए इसमें प्रसुप्त लिखा है, सुप्त का मतलब सोना होता है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाता है जो बहुत लंबे समय तक शांत रहता है और बाद में फिर। तो चलिए दोस्तों नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज का वीडियो यहीं तक था। आप तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बेल है वो ऑन कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियो आपको समय समय से प्राप्त होते रहें। और दोस्तों लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों नमस्कार।